लर्निंग विद यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हमने लगातार कोशिश में लगे हैं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा पेपर हो, इसलिए हम लगातार कोशिश में लगे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो, जिससे कि हम लगातार आपके पास वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज की जो वीडियो में 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें से मैंने हर किसी क्वेश्चन से प्रीवियस पेपर से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाने के बाद मैंने पूरे 50+ की एक वीडियो मैं आपके सामने आज बना रहा हूं। हर एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग सके। ठीक है, चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे इस केमिस्ट्री एग्जाम में। तो साथ में 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसके द्वारा आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी लग सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखो, ऊपर लिख रखा है बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिख रखा है बास दाब में अवनमन सबसे अधिक किस्म होगा। तो सबसे अधिक बास दाब में जो अवनमन होगा वह उस कंपाउंड में होगा जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा आयन उत्पन्न कर दें। तो पहला बात करते हैं BaCl2 है, 0.1 मोलरता BaCl2। अगर आयन की हम बात करेंगे तो आयन बनेंगे Ba+2 आयन आ जाएगा इस पर, और Cl पे माइनस का बना जाएगा। टोटल आयन की अगर बात करेंगे, टोटल आयन कितने आ जाएंगे, टोटल आयन की अगर बात करें कितने आयन आ जाएंगे, 4। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H बार है, C6H बार है O6। कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें आयन उपस्थित नहीं होंगे। यूरिया की अगर बात करेंगे NH2 CONH2 ये भी, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसमें भी आयन उपस्थित नहीं होंगे। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड का, तो सूत्र होता है NaCl को अगर आयन में डिजोल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा। टोटल आयन की अगर बात करेंगे, टोटल आयन कितने मिलेंगे, 2 आयन। तो सबसे ज़्यादा आयन किस में मिले, सबसे ज़्यादा आयन मिले हमें BaCl2 में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलीन की मोललता की गणना करो। मोललता का फार्मूला जो होता है वो होता है M बराबर WA गुणा में 1000 अपॉन में MA और गुणा में WB। ए जो होता है विलेय होता है, और बी क्या होता है, विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, विलायक की मात्रा दे रखी है गुणा ऊपर कितना है 1000, विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है 80, जबकि विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है 3। विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है 3। और दूसरी बात, विलेय कौन है, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, जिसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल भी होता है। ठीक है, इसका अगर अणु सूत्र की अगर बात करेंगे तो इसका अणु भार की अगर बात करेंगे तो इसका अणु भार आता है Ma का मान आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल, 60 ग्राम प्रति मोल। तो Ma का मान कितना आ गया 60, Ma का मान कितना आ गया 60। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर रह जाएगा 30, कितना रह जाएगा ऊपर रह गया 30, 3 ढाई 30। ठीक है, और नीचे कितना रह गया 6 गुणा 8। काटेंगे 30 को तो क्या फिर जाएगा 5 छंग 30, ऊपर हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 8। ठीक है, 5 को अगर भाग करेंगे किससे, 8 से, तो भाग नहीं जाएगी, तो पॉइंट लगा कर 0 बना लेंगे। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 फिर बढ़ा लो, 8 पंजे 40। अब भाग नहीं जाएगी, तो हमने जब इसको काटा तो ये कट का आया 0.625। तो M का मान आ गया, M का जो मान आ गया वो आ गया 0.625 मोल पर केजी। ठीक है, तो 0.625 देखते हैं कहाँ है, तो ये देखो ये आएगा 0.625, जबकि यहाँ कुछ अलग है। तो 0.625 मोल केल्विन इनवर्स। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पीड़ितम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 0.6932 सेकंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया का अर्धायुकालिक गणना करो। तो देखो वेग स्थिरांक के की बात करेंगे तो के का मान दे रखा है 0.6932, सही है। सेकंड इनवर्स कितना रखा है, सेकंड इनवर्स। अर्ध आयुकाल की गणना करो। मैं आपसे 110% ये बात बोलूंगा कि पीड़ितम कोटि की अभिक्रिया का और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, तो उसको तैयार करो। ठीक है, तैयार करो आप अपनी तैयारी में इसको। तो 0.6932 अपॉन में क्या होता है T 1/2।
पृथक की अभिक्रिया का अर्धायुकाल की अगर बात करेंगे तो उसका अर्धायुकाल का सूत्र जो स्थापित होकर आता है वो आता है K बराबर 0.6932 अपन में T हाफ। ठीक है, K का मान कितना दे रखा है? K का मान दे रखा है 0.6932, तो T1/2 का मान कितना होगा? T1/2 का मान कितना होगा? तो 0.6932, ये K बटे में लाओ, K का मान रख दो, K का मान कितना है? 0.6932। 0.6932 से 0.693 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं होता। डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं होता। पहले हम बात करते हैं डीएनए की। किसकी बात करते हैं? डीएनए की। फिर बात करते हैं किसकी? आरएनए की। किसकी बात करते हैं? आरएनए की। डीएनए में क्षार की अगर बात करेंगे तो डीएनए में जो क्षार पाया जाता है वो होता है एडोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में जो क्षार होते हैं वो होता है एडोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, क्या होता है? यूरेसिल। तो डीएनए में जो क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एडोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में जो क्षार होते हैं वो होता है एडोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए, अब क्वेश्चन क्या लिख रखा है? डीएनए में क्षार उपस्थित नहीं होता। तो डीएनए में क्षार उपस्थित नहीं होता तो एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है और बताइए यूरेसिल। तो उसका ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? यूरेसिल, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 10 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत वाले 10 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज को 200 ग्राम विलयन में घोलने पर ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? तो हम जानते हैं W/W परसेंट। W/W जो फार्मूला होता है, जिसका क्या बोलते हैं, सोल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले जो अगर हम हेडलाइन की बात करें, सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान परसेंट होता है। तो हो सकता है सवाल आया है। ठीक है, फार्मूला होता है WA अपॉन में WA प्लस का WB और गुणा में कितना होता है? 100। ठीक है, तो कह रहा है 10% द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि W/W का मान, W/W का जो मान दे रखा है वो कितना रखा है? 10%। तो इसका मान कितना दे रखा है? 10%, यानी कि 10 दे दिया। ठीक है, जबकि ग्लूकोज को 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? तो ग्लूकोज क्या है? विलय है, तो इसका मान निकालने के लिए WA का मान निकलेगा, जबकि पूरे विलयन का मान कितना दे रखा है? 200 और गुणा में कितना होता है? 100। ठीक है, काटेंगे तो कटेगा 2 फेरी, इसी गुणा करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा? 20। तो WA का मान जो आ गया, WA के मान की अगर बात करेंगे कितना उत्तर आ गया? 20। ठीक है, 20 ग्राम। ठीक है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज को 200 ग्राम विलयन में विलीन करा गया तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? तो आंसर आ जाएगा इसका 20 ग्राम। ठीक है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया देता है। देखो सवाल कितना इजी सवाल आया है। देखो चैप्टर नंबर है 9 से, जिसका चैप्टर नंबर 9 का नाम है नाइट्रोजन कार्बन युक्त यौगिक। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया देता है, तो कार्बिल अमीन की अभिक्रिया बात करेंगे तो RNS2 की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक फॉर्म में होना चाहिए कि अभिक्रिया करते हैं तो बनता है RNC और प्लस 3KCl और प्लस 3H2O। क्या बनता है? 3H2O। तो कार्बिल अभिक्रिया में अगर हम कार्बिल अमीन अभिक्रिया देता है R की जगह, अगर मैं R की जगह CH3 मान लें, क्या मान लें? CH3, तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया देता है। देखो तो ये प्राथमिक अमीन, देखो क्या है ये? प्राथमिक अमीन ही कार्बिल अमीन अभिक्रिया देते हैं। कार्बिल अमीन अभिक्रिया कौन सी होती है? वो ये होती है। तो प्राथमिक अमीन ही कार्बोक्सिलिक अमीन अभिक्रिया देते हैं। जबकि ये कौन सा अमीन है? ये 2 डिग्री अमीन है। जबकि ये कौन सा अमीन है? ये 3 डिग्री अमीन है। जबकि ये कौन सा अमीन है? ये भी हमारे पास 2 डिग्री अमीन है। कितना अमीन है? 2 डिग्री अमीन। ठीक है, जबकि आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा, क्योंकि CH3NH2 कौन सा है? प्राथमिक अमीन है। और प्राथमिक अमीन ही कौन सी अभिक्रिया देता है? कार्बिल अमीन अभिक्रिया देता है, जिसमें कार्बिल अमीन अभिक्रिया बनता क्या है? तो एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, जाहिर सी बात है ताप बढ़ाओगे तो वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बताया गया है कि किसी भी
कमरे के ताप यानी कि जब किसी ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दिया जाए, जब किसी ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो उसका वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। जैसे कि मैंने माना 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दो, सही है, जिसको हम बोलते हैं तापीय गुणांक। क्या बोलते हैं? तापीय गुणांक। तो कह रहा है किसी ताप में अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दो ताप, तो उसका वेग स्थिरांक क्या गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस की बात करेंगे तो जीरो फैमिली जो है, जीरो फैमिली जिसको एक्रिय गैस बोलते हैं, जिसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, इसमें आता है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी ओजी, सही है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन और ऑक्सीमियम। तो सबसे ज़्यादा जो यौगिक बनाता है वो कौन सी गैस बनाती है? वो बनाती है जिनोन। कौन सी गैस बनाती है? जिनोन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो हम कर देंगे XE जिनोन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। शुद्ध जल की मोलता होगी। शुद्ध जल की मोलता कितनी होती है? देखो, जल 1 किलोग्राम को उसके 18 से भाग कर दो। 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को उसके अणुभार से भाग कर दो। किसके अणुभार से? जल के अणुभार से भाग कर दो, तो उत्तर आ जाएगा 55.55, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा 55.56, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव हो सकता है। देखो, रंगीन आयन जब बनेंगे जब ऑर्बिटल पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पी ऑर्बिटल में आ दिया, जबकि ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये डी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल। अगर इसमें अभी भी रंगीन बनेगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन यौगिक बनता है या रंगीन आयन बनता है, ठीक है। अब देखो, मैंने पूरा बॉक्स बनता है तो अभी भी क्या है बताओ? रंगीन आयन बनेगा, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण कैसा आयन बनेगा? रंगीन आयन बनेगा। एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आयन कैसा बनेगा? रंगीन आयन बनेगा, ठीक है। तो रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है। तो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अगर बात करते हैं 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 180 ग्राम जल में, तो मोलों की संख्या फार्मूला होता है N बराबर होता है W/M, ठीक है। M क्या है? अणुभार। N क्या है? मोलों की संख्या। W क्या है? पदार्थ की मात्रा। M क्या है? पदार्थ का अणुभार, ठीक है। तो कितनी मात्रा दे रखी है? 180 ग्राम। कितनी दे रखी है? 180 ग्राम। जबकि जल का अणुभार, किसका? जल का अणुभार की बात करें तो जल का अणुभार होता है 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, काटेंगे तो 10 फिर कट जाएगा, 30 अंक पलट के ऊपर आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 मोल। कितना आंसर आ जाएगा? 10 मोल, ठीक है। तो देखते हैं आंसर कितना लिख रखा है जगह 100 मोल, 1 मोल 18 मोल है, आंसर कितना आ जाएगा? 10 मोल। कितना? 10 मोल, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO और CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है। अगर हम टोलेन अभिकर्मक का फार्मूला जो होता है वो होता है Ag2O। क्या होता है? Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो मन का आएगा COOH और CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस आगा Ag जो आगा इसका नाम होता है रजत दर्पण। क्या नाम होता है? रजत दर्पण, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा है? ग्लूकोज टोलेन अभिकर्मक। क्या है ये? टोलेन अभिकर्मक। इसके बाद करना क्या बताओ? ये टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है? तो बनाता है Ag, सही है। क्या बनाता है? Ag। साथ में क्या बनाएगा? इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। साथ में क्या बनाएगा? रजत दर्पण। तो सवाल क्या रहा है? देखो क्वेश्चन क्या रहा है, ग्लूकोज टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है Ag2O, नहीं हो सकता। NaCl कुछ नहीं, AgCl बात नहीं हो सकती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? Ag, ठीक है। कैनोजारी अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। तो कैनोजारी अभिक्रिया जो होती है, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है SCHO। क्या फार्मूला होता है फॉर्मल्डिहाइड का? SCHO की अभिक्रिया अगर हम करावें किससे?
कास्टिक क्षार से, वो भी कैसा होना चाहिए, सांद्र। कितना % होता है विलयन के अंदर कास्टिक क्षार? इस विलयन के अंदर, फॉर्मल्डिहाइड के विलयन के अंदर कास्टिक क्षार कितना % होता है? तो हम बोलेंगे 50%। ठीक है, इसके द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो होगा CH3OH और साथ में होगा HCOONA, HCOONA। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम है कैनोजारो अभिक्रिया। तो कैनोजारो अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा बनता है मेथेन, नहीं, क्या नाम है इसका? इसका नाम मैथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? देखो, मैथिल अल्कोहल। क्या बनाता है? मैथिल अल्कोहल बनता है। साथ में सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, मैथिल साइनाइड नहीं बनेगा, एथिलामीन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मैथिल अल्कोहल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 में पाते हैं, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। संरचना की अगर बात करेंगे तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, सही है, और जबकि 4 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। ये मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया पहले, देखो अभी निकलता आंसर। ये हमने ग्लूकोज की संरचना बना ली, जबकि ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप की बात करें, ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो देखो, ये है हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा है? 2 डिग्री एल्कोहल। ये भी 2 डिग्री एल्कोहल, ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है, जबकि ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो ग्लूकोज में 2 डिग्री एल्कोहल कितने होते हैं? 4। 1 डिग्री एल्कोहल कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल का समूह होते हैं? प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। पीछे अभी रिएक्शन कराइए मैंने, देखो अभी पीछे मैंने पढ़ाया है अभी कि RnH2 की अभिक्रिया CH3Cl और KOH से करेंगे तो अभिक्रिया कहलागी, तो कार्बन अमीन अभिक्रिया कराएगी। अभी तो पीछे कराया था मैंने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर भी जो पीछे कराया था कि जब प्राथमिक अमीन क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के एल्कोहलिक विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनेट बनता है, जिसको कार्बन अमीन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। वेग स्थिरांक की इकाई होगी। मैं आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, IMP बात है ये, कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 101% बात है। शून्य का प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि 1.5 2.5 कोटि का अभिक्रिया का मात्रक पूछेगा, और उसको मात्रा निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो फार्मूला होता है K बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 - का n, और सेकेंड इनवर्स क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। टाइम चाहे आप मिनट में ले लो, तो के का मान अगर हम निकालेंगे तो कौन सी कोटि का अभिक्रिया बात कर रहा है? वो शून्य कोटि का। तो एन का मान कितना रख देंगे हम? शून्य है। कितना रख देंगे? शून्य। तो मोल बटे लीटर की पावर 1 - शून्य, और है क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। सही है, तो के का मान आ जाएगा मोल बटे लीटर, और यहाँ आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। करो कैलकुलेशन। तो अब हम के का अगर मान की बात करेंगे तो के का मान आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। सही है, ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो अणुसंख्या गुणधर्म की अगर बात करेंगे तो अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 बासदाग का अपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वथनांक का उन्नयन। नंबर 3 की बात करेंगे तो हिमांक का अवनमन, और नंबर 4 की बात करेंगे तो परसरण दाब। ये अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? बासदाग का अपेक्षिक अवनमन ये भी होता है, क्वथनांक का उन्नयन ये भी होता है, परसरण दाब ये भी होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव ये नहीं होता। तो क्या रहा है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ठीक है, गुणधर्म नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो हम बोलेंगे लैक्टोज। शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। RNA में उपस्थित क्षारक है। RNA में उपस्थित क्षारक है, मैंने ये पीछे बताया है और अभी बता रहा हूँ। DNA में जो क्षारक होते हैं या RNA में जो क्षारक होते हैं कौन कौन से होते हैं देखते हैं। DNA में क्षार होते हैं वो होते हैं एडोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, जबकि RNA में जो होते हैं एडोनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, यानी कि RNA के अंदर थायमिन नहीं होता। कौन नहीं होता? थायमिन नहीं होता। ठीक है, थायमिन नहीं होता। तो RNA में उपस्थित क्षारक है, तो देखो इधर भी थायमिन है, इधर भी थायमिन है, इधर भी थायमिन है, जबकि RNA में कौन होगा? AGCU। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कैनोजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है।
कैनोजाइड अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कैनोजाइड अभिक्रिया जो देते हैं वो देते हैं एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड में देखो क्या लिख रखा है, बेंजल्डिहाइड, जबकि इसमें इसका समूह की बात करेंगे तो इसमें COOH समूह होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होगा, इसमें CH3 समूह होगा, जबकि इसमें भी HCOOH होता है, फार्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH। तो इसमें भी ये ना ही ये कैनोजाइड अभिक्रिया देगा, ना ही ये और ना ही ये। तो कैनोजाइड अभिक्रिया कौन से समूह देता है, CHO। कैनोजाइड अभिक्रिया समूह कौन सा देता है, CHO। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का फार्मूला जो होता है वो ये हो गया, ठीक है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। नाइट्रोजन बेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोजन बेंजीन को कहते हैं मिरबेन का तेल। किसका तेल कहते हैं, मिरबेन का तेल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड जो होता है वो CH2O का होल N, होल बाई मान लो, X मान लो या N मान लो, आप N मान लो, ठीक है। क्या मान लें हम, N मान लें। CH2O का होल N मान लो, ठीक है। और N की जगह 3 से लेकर 7 तक, 3 से लेकर 7 तक। तो N की जगह आप रहोगे 6, तो आ जाए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड होते हैं। स्टार्च जो होता है, स्टार्च की अगर बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड, जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो कौन होता है, मोनोसैकेराइड। क्या है, मोनोसैकेराइड, क्योंकि इसका फार्मूला C6H12 और O6 होता है। जबकि माल्टोज ओलिगोसैकेराइड, लैक्टोज ओलिगोसैकेराइड, दोनों कौन होते हैं, ये होते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड, तो ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक है। CONH3 का होल 5 Cl और Cl2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो है, करते हैं। सवाल लिख रखा है NH3 का होल 5 और Cl और Cl2 में किसकी निकालनी है मुझे, CO की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसे X मान लेंगे और यह 5 कौन है, अमोनिया है, और यहाँ भी एक Cl है और 2 Cl यहाँ पे है, बराबर कितना मान लेंगे हम, 0, ठीक है। अमोनिया की जो ऑक्सीजन कितनी होती है, 0 होती है, जबकि Cl की होती है -1, इसकी भी हो जाएगी -1। तो X बराबर वो X प्लस, ठीक है, 0 रखेंगे, गुणा करेंगे 5 से 0 हो जाएगा, तो -1 और प्लस -2, ठीक है। तो टोटल बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो X की अगर हम बात करें तो X का मान आ जाएगा इधर -1 और -2, टोटल हो जाएगा -3 बराबर आ जाएगा +3, कितना आ जाएगा, 3 +3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, रंगहीन आयन बनाते हैं। रंगहीन आयन वो बनाते हैं जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो Cu+ की बात करेंगे, इसका होता है 29। अगर बात करेंगे तो बाहरी कोश में आएगा 3D10, सही है। Cu+2 की अगर बात करेंगे तो बाहरी कोश में आएगा 3D9, और Ni+2 की अगर बात करेंगे तो बाहरी कोश में आएगा 3D8, और Fe+3 की अगर बात करेंगे तो बाहरी कोश में आएगा 3D5। देखो डी बॉक्स बनाएंगे और डी बॉक्स के कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बॉक्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा है, देखो पहला भरते हैं 4, कितने भरते हैं इसमें, पहला भरते हैं 4 नहीं, डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो ये रंगीन बनाएगा। कैसे आयन बनाएगा, ये रंगीन बनाएगा, रंगीन। जबकि ये भी कैसा बनाएगा, रंगीन, क्योंकि हैप्पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, तो 6 7 8। जबकि इस जगह इलेक्ट्रॉन के डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 9, तो है कितना आ जाएंगे, 9, ठीक है। ये भी आयन कैसा बनाएगा, रंगीन। तो रंगहीन आयन कौन सा होगा, रंगीन आयन वो होगा जिस पर टोटल युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो युग्मित होने चाहिए, यानी कि डी बॉक्स पूरा भरा हुआ होना चाहिए। वो आयन कैसा होगा, वो रंगीन होगा। तो डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो है भर देंगे हम इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 10, सही है। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो रंगीन आयन जो होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, Cu+, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, ठीक है, धातु की प्रगति पर। देखो विद्युत अपघट्य सेल में पढ़ाया होगा, तो इलेक्ट्रोड है, क्या है ये, इलेक्ट्रोड विभव किस पर डिपेंड करेगा, धातु की प्रगति पर, यानी कि ये मेटल का होता है, मेटल सॉलिड होती है, इसकी प्रगति पर डिपेंड करेगा, सही है।
विलयन की मोलरता पर भी डिपेंड करेगा, और विलयन के ताप पर भी डिपेंड करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट उपरोक्त सभी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? पीड़ितों कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो पीड़ितों कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो T1/2 बराबर 0.6932 अपोन में होता है के। और के क्या है? के की अगर बात करेंगे तो के क्या है? के है वेग स्थिरांक। क्या देखो, वेग स्थिरांक। के क्या है? वेग स्थिरांक। तो टी बराबर, और 0.6932 भी यही वेग स्थिरांक है। तो हम अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि पीड़ितों कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल की घात अगर मैं एक ही घात शून्य मान लूँ, जिसकी घात शून्य होती है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अगर इसको मैथ के अकॉर्डिंग लिखें तो की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, सामने कितना आ जाएगी? T1/2 समानुपाती होगा a के, यानी कि पीड़ितों कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, C4H10O के समविभव की संख्या याद कीजिए। तो C4H10O में कितने समविभव संख्या बनती है? कितने समविभव संरचना बनती है? तो देखो C4H9OH ऐसे लिख सकते हैं इसको, अभी 10 हुआ। तो इसमें CH3, एक तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं CH2OH। ठीक है, समविभव किसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं समविभव को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। एक स्टेप से बन सकता है ये। ठीक है, और आइसोमेरिज्म क्या होती है? CH3 और सामने CH3 और OH, और एक स्टेप से ले सकते हैं इसको CH3 और इधर भी CH3, इधर क्या है? OH। करेक्ट है। कितने साम्य बन सकते हैं? साम्यविभव को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको वो लिखा जाता है साम्यवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। साम्यवता किसे बोलते हैं? अणुसूत्र बे अणुभार तो समान होता है, परंतु उनकी संरचना कैसी होती है? अलग अलग। बे आयुपेशी नाम भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो C4H10O के कितने आइसोमेरिज्म हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे 4। 1 2 3 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। सही है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि कंपाउंड दे रखा है, इसका आईपीसी नाम बताओ। ये कंपाउंड दे रखा है, इसका आईपीसी नाम बताएंगे तो गिनती ऐसी करेंगे 1 2 3 4। गिनती इधर से इसलिए कही क्योंकि हाइड्रोक्सी जो समूह लगा हुआ है इधर से पहला जाएगा। तो 3 नंबर पर क्या रहेगा? मैथिल। 3 पे मैथिल, जबकि 2 नंबर पर क्या है? ओल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूट। कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या लगेगा? ब्यूट। और 1 पर क्या लगेगा? ओल। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। हाँ, 2 नंबर पर, सॉरी क्या नंबर पर है? 2 नंबर पर क्या है? ओल। हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ओल। तो 1 हाइड्रोक्सी नहीं हो सकता करेक्ट। 2 मैथिल नहीं, 3 मैथिल है। ऑप्शन का आंसर करेक्ट है थर्ड ऑप्शन है 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, CH3 का होल थ्राइज N 1 है। देखो एमीन चैप्टर में आ गया CH3 का होल थ्राइज और N की अगर बात करेंगे तो N के साथ कितने CH3 हैं? 3 CH3 हैं। 1 CH3, 2 CH3 और 3 CH3। अब N के साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं? N के साथ कार्बन लगे हुए हैं 3। कितने लगे हुए हैं? 3। तो ये कौन सा अमीन है? ये है तृतीयक अमीन। कौन सा अमीन है? तृतीयक अमीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंचते हैं। 31वां क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक पराशर दाब निम्न के 10% जलीय विलयन का होगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे? आयन मिलेंगे। तो आयन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? ग्लूकोज का सूत्र क्या बात करेंगे? C6H12O6। कोवलेंट बॉन्ड होगा, आयन नहीं मिलेगा। NH3 NH2 CONH2 किसका फार्मूला होता है? ये यूरिया का। कोवलेंट बॉन्ड, आयन नहीं मिलेगा। सुक्रोज की बात करेंगे C12 H22O11 किसका फार्मूला होता है? सुक्रोज का। जबकि पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे K2SO4। आयन की अगर हम बात करें तो बनेगा K+ और SO4- का 2 पोटेशियम। टोटल आयन की बात करेंगे, टोटल आयन की अगर बात करें कितना आना जाएंगे? 4। तो कह रहे हैं सबसे अधिक पराशर दाब निम्न के 10% विलयन का होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? डी, पोटेशियम सल्फेट। क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से पोटेशियम सल्फेट पे सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे? आयन मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं A, तथा C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः A का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0.68, जबकि B का मान दे रखा है -2.50, जबकि C का मान कितना दे रखा है? -0.50 वोल्ट है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताओ।
अपचयन शक्ति का क्रम बताना है। तो बेदूर रासायनिक श्रेणी के अंदर, बेदूर रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान या मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना ज़्यादा अधिक होता है, उनका मान उतना ही काय में होता है, माइनस में होता है। और उसी धातु का अपचयन विभव का मान कितना होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो जिस इन तीन धातु दे रखी है, एक धातु है ए और एक धातु है बी और एक धातु कौन सी दे रखी है, सी। इनके मानक अपचयन विभव का मान जैसे कि इसका ए का दे रखा है प्लस 0.68, जबकि इसका दे रखा है माइनस 2.50, जबकि सी का दे रखा है प्लस, सॉरी इसका भी दे रखा है माइनस, इसका भी दे रखा है माइनस 0.50। तो सबसे कम मानक, अब सबसे कम माइनस मान किसका है, माइनस का 2.50 का। तो सवाल कह रहा है जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान जितना माइनस में होता है वह धातु उतनी ही क्रियाशील होती है, उसको धातु का मानक अपचयन शक्ति भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो अपचयन शक्ति होगी किसकी होगी, वो होगी किसकी बताओ, वो होगी बी की। तो देखते हैं सबसे पहले बी ऑप्शन क्या है, बी है का, देखो ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद किसकी होगी, पहला आगा बी, फिर कौन आगा सी और फिर कौन आगा ए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, बी सी ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 33वां। विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग की बात करेंगे तो विटामिन बी1 से होता है। अरक्ता की बात करेंगे तो डी से होता है। स्कर्वी की बात करेंगे तो विटामिन ए से होता है, जबकि रतौंधी जो होता है, सॉरी विटामिन सी से होता है, ये होता है विटामिन सी से। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी से होता है और रतौंधी जो होता है विटामिन ए से। यानी कि रात्रि में कम दिखना, यानी रात्रि में कम दिखना, उससे बोलेंगे हम रतौंधी। ठीक है, तो हम बोलेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रतौंधी। पृथ्वी चुंबकीय आयन है, पृथ्वी चुंबकीय आयन है। तो जिस आयन के पास अभी मैंने पीछे बताया है, जिस आयन के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह आयन कैसा होगा, पृथ्वी चुंबकीय होगा। तो देखते हैं Cu+2 भारी कोश आगा 3D9, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n का मान कितना आ रहा है जी, n का मान आ रहा है 1, यानी कि ये अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, Fe की बात करें, किसकी बात करें, Fe+2 की बात करें, तो Fe+2 में 3D कितना आ जाएगा, 6। 3D 6 में अगर हम बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। n का मान कितना आ रहा है, n का मान आ रहा है 4। ये भी अनुचुंबकीय होगा। निकल की बात करेंगे, निकल की बात करेंगे तो होता है 3D8 बॉक्स की अगर बात करेंगे, बॉक्स कितने बनेंगे, बॉक्स बनेंगे 5 और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। n का मान कितना आ रहा है, 2, ये भी अनुचुंबकीय है। जबकि Zn+2 की बात करेंगे तो इसका आगा 3D10, कितना आगा 3D10, बॉक्स पूरा भरा हुआ होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 5 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n का मान कितना आ रहा है, 0। जिस डी उपकोष में n का मान 0 आ जाए, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ नहीं होवे, तो वो आयन जो होते हैं कैसे होते हैं, वो होंगे पृथ्वी चुंबकीय आयन। ठीक है, तो कह रहा है पृथ्वी चुंबकीय आयन है, तो हम बोलेंगे Zn+2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 35वां। 4 तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव, ए का दे रखा है -2.90, बी का दे रखा है, बी का ऑप्शन दे रखा है +1.50, सी का मान दे रखा है -0.76, जबकि डी का मान दे रखा है +0.34 वोल्ट। कह रहा है इनमें सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। देखो प्रबल ऑक्सीकारक, जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान जितना प्लस में होगा, देखो मानक अपचयन विभव का मान जितना प्लस में होगा वह धातु उतनी ही प्रबल ऑक्सीकारक होगी, और जितना माइनस में मानक अपचयन विभव का मान जितना माइनस में होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। लेकिन जितना प्लस में होगा वह उतना ही प्रबल क्या होगा, बताओ, ऑक्सीकारक होगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस मान किसका है, तो देखते हैं बी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा प्लस मान किसका है, बी की बात करेंगे, देखो बी का। ठीक है, जबकि ए का मान काय में, माइनस में, तो बी का मान देखो ए और बी और सी और डी। ए के मान की बात करेंगे, ए का मान है -2.90, बी का मान है +1.50, सी का मान है -0.76 और डी का मान है 0.34। सबसे ज़्यादा मान प्लस में किसका है, बी का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ध्यान रखना है प्लस में अगर मान हुआ तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और मान अगर इसमें ये क्वेश्चन में क्या लगा सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक कौन है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रबल ऑक्सीकारक, और मैं आपसे क्या लगा प्रबल अपचायक कौन है, तो कौन हो जाता है ऑप्शन ए।
अरे बात समझ में नहीं। मैं आपसे कहता कि इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि 4 धातु उनके मानक अपचन विभव के मान दे रखे हैं, तो कह रहा है प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो आप बोलोगे जिसका मान प्लस में सबसे ज्यादा होगा। और मैं कह लगा प्रबल अपचायक कौन है तो आप बताते हैं कि माइनस का 2.90 यानी कि क्या होता है, ए होता है। करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी बात करेंगे तो ये बनेगा 3d6। बॉक्स की अगर बात करें कितने बॉक्स बनते हैं, डी के 5 बॉक्स बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, Fe+2 पर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। एन का मान कितना आ रहा है, 4। सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, वो एन होता है। क्या होता है, एन। जबकि कोबाल्ट की बात करेंगे, कोबाल्ट प्लस के 3, कोबाल्ट को होता 27, इसमें भी कितना आ जाएगा 3d6। कितना आ जाएगा 3d6। यहाँ भी एन का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, हैवी एन का मान कितना मिलेगा, 4। निकल की बात करेंगे तो निकल का बनेगा 3d8। निकल प्लस 2 का बाहरी कोष बनेगा 3d8। एन के मान की अगर हैवी बात करेंगे तो एन का मान है बनेगा, देखो इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एन का मान कितना मिल रहा है जी के, 2 मिल रहा है। कॉपर प्लस 1 की बात करते हैं, कॉपर प्लस की 1 की बात करते हैं। ठीक है, कॉपर 1 प्लस की बात करते हैं तो इसका होगा 3d9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन का मान कितना मिल रहा है जी के, 1। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें तो हो सकता है। ये तो करेक्ट गलत हो गया आंसर। अब इसमें कितने दे रखे हैं, 4, इसमें कितने दे रखे हैं, 6। तो कोबाल्ट का, अच्छा कोबाल्ट पे देखते हैं। कोबाल्ट का जो होता है 27 होता है। कितना होता है, 27। 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 6। करेक्ट आ रहा है। एन का मान 4 आना चाहिए जी। जबकि Rn+2 की बात करेंगे तो यहाँ भी 4 आ रहा है। Rn+2 की बात करेंगे, 26 की बात करेंगे तो बाहरी 4s2 और 3d6, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हैवी 0 आ जाएगा, तो हैवी 4 आ रहा है। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं इसके। ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट हो रहा है कि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं और हैवी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस जगह ऑप्शन अगर 3 बना दूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा यहाँ से। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे बताओ, 5। तो एन का मान कितना आ जाएगा, 5। अगर आप Fe+2 की जगह Fe+3 कर दोगे, अगर है आप Fe+2 की जगह Fe+3 कर दोगे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इस अवस्था में जब +2 था इस जगह, यहाँ पे कितना था बता, +2, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट हो रहा है भी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 37। CuNH3 का होल 4+2 संकुल की ज्योमेट्री होगी। सही है, देखो CuNH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल 4 और ऊपर लिख रखा है +2 की ज्योमेट्री होगी। देखो CN नंबर की अगर बात करेंगे, CN नंबर इसका 4 आएगा क्योंकि मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड तो CN नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब CN नंबर 4 आता है तो 2 प्रकार की आकृति बनती है, एक तो बनती है बराकार और एक बनती है चतुष्फल की। कैसे बनती है, चतुष्फल की। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, इन दोनों में से एक है। और दूसरी बात ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। कैसे लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करते हैं और अपनी आकृति कैसे बनाते हैं, चतुष्फल की बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सॉरी, अपनी आकृति कैसे बनाते हैं, बराकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बराकार। जो प्रबल लिगेंड्स होते हैं वो अपनी आकृति बराकार समतली बनाते हैं। जो दुर्बल लिगेंड्स होते हैं वो अपनी आकृति कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं चतुष्फल की। जब CN नंबर कितना हो बे, 4 हो बे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम होता है, विटामिन सी का नाम जो होता है वो क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन रेटिनॉल, ये विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, रेटिनॉल होता है। थायमिन की बात करेंगे, थायमिन जो होता है ये क्या है, ये विटामिन सी है। सॉरी, ये क्या है, विटामिन बी। क्या है, विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, क्या नाम होता है, थायमिन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आ गया 39वां क्वेश्चन। एमिनो अम्ल का जलीय विलयन होता है, एमिनो अम्ल, एमिनो का जलीय विलयन होता है। एमीन की अगर बात करें, एमीन, तो एमीन की अगर बात करेंगे, एमीन जैसे कि हमने मान लिया कि 1 डिग्री एमीन हो गया, एक लॉन्ग पेयर है।
तो कौन सा बताइए, ये हमारे पास क्षारीय कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय। किससे रिएक्शन करेगा, अम्ल से। क्या बनाएगा, उदासीन विलयन, उदासीन विलयन। तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को। और प्रकृति कैसे रहता है, क्षारीय प्रकृति। तो एमिनो की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। सही है। निम्न तत्वों में से कौन सा, निम्न तत्वों में से लैंथेनाइट तत्व है। लैंथेनाइट कौन से होते हैं, जो एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बांटा गया है लैंथेनाइट और एक बांटा गया है एक्टेनाइट। ये एक्टेनाइट है, ये डी ब्लॉक का है, ये एक्टेनाइड है, ये एस ब्लॉक का है। तो खाली ऑप्शन कौन सा रह गया, ये रह गया। निम्न तत्वों में से लैंथेनाइट तत्व कौन सा है, तो ये वाला है सीजियम। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, धातु जो सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती वह है। हाइड्रोजन से ऊपर की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन से नीचे धातु जो है कौन है, कॉपर है। जबकि Zn भी ऊपर है और Mg भी ऊपर है और एल्यूमिनियम क्या है, ऊपर है। जो हाइड्रोजन से नीचे धातु होती है वो हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन से धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वह धातु हाइड्रोजन अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कॉपर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी, सकरणीय ऊर्जा, ये साम्य अवस्था स्थिरांक। तो ऑप्शन का आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, सकरणीय ऊर्जा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोबेंजीन के दो अणु की अभिक्रिया क्लोरल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। तो मैंने पढ़ाया है आपको और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनना है इस साल ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनना है। मैंने कल ही पिछली वीडियो में बनाया था, इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं आपको। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कितने अणु हैं, 2 अणु की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरल से। किससे करा रहे हैं, क्लोरल से। ठीक है। ये फार्मूला हो गया क्लोरल का, C और Cl3 किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O। तो क्या बन का आ जाएगा, यहाँ बन का आ जाएगा क्लोरल नहीं, Cl और यहाँ आ जाएगा CH, उधर आ जाएगा CCl3। ठीक है। इसका नाम होता है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन यानी कि DDT। क्या बन का आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा DDT। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। सही है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती। तो सेकंड बी की होंगी, जो सेकंड बी की धातु होती है Zn, Cd, सही है, Hg, ये जो है संक्रमण धातु में परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करती। तो कौन होगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, Zn। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 45वां, अभिक्रिया CH3CH2 CH3CH Br CH2CH3 की अभिक्रिया किससे हो रही है, QH से। कौन सी फॉर्म में, वो एल्कोहली फॉर्म में। तो उत्पाद होगा इन चारों में से एक उत्पाद होगा, कोई ना कौन सा। देखते हैं फिर, देखो करेक्ट करके देखते हैं इसको। अभिक्रिया है देखो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2, सही है। CH3 के साथ CH और CH2 और CH3 और यहाँ पर लगा देंगे हम Br की अभिक्रिया कैसा कराएंगे, QOH से। कौन सी फॉर्म में होगा, एल्कोहलिक फॉर्म में है। इस अभिक्रिया का नाम है निराकरण अभिक्रिया, जिसको सेटजेफ ने दिया था। किसने दिया था, सेटजेफ नियम। ठीक है। जिसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बीटा जब भी कोई हेलोजन अम्ल, ये हेलोजन अम्ल हो गया ऐसा मान लो, जिसका नाम क्या है 2 ब्यूटेन की अभिक्रिया अगर QOH जो कि कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, एल्कोहलिक फॉर्म होनी चाहिए। इसका नेगेटिव पार्ट अटैक मारेगा इसका नेगेटिव पार्ट जो अटैक मारेगा वो मारेगा अटैक एल्फा वाले कार्बन पर। किससे मारेगा, एल्फा वाले कार्बन। इधर ही मार सकता है, इधर भी, क्योंकि ये कार्बन कौन सा बीटा कार्बन, कौन सा कार्बन है, बीटा। इधर भी कार्बन कौन सा है, बीटा, जबकि ये कार्बन कौन सा, एल्फा। ठीक है। और ऐसे किसे पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा H को। किसे पकड़ेगा, इसे पकड़ेगा H को। तो पोर्शन बन का आ जाएगा H2O, साथ में बन का आ जाएगा KBr। तो यहाँ से अगर H निकलेगा तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस जगह, ये बाहर आ गया। तो यहाँ आ जाएगा CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3, नाम आ गया 2 ब्यूटीन। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ब्यूटाइन गलत हो गया,
ब्यूटेन, ये भी गलत हो गया। ब्यूटीन बन भी आ सकता है, ब्यूटीन बन भी आ सकता है, लेकिन 80% जो आएगा ब्यूटीन 2 आएगा। 80% क्या आएगा बताओ, ब्यूटीन 2 आएगा, ठीक है। 80% की बात करेंगे तो क्या आएगा, ब्यूटीन 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फॉस्फीन का सूत्र होता है, तो फॉस्फीन का सूत्र होता है POCl2। क्या होता है, POCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कीटनाशक गैमेक्सिन है, कीटनाशक गैमेक्सिन है, तो कीटनाशक DDT भी होता है, क्लोरल भी होता है, सही है ना। क्लोरल अगर क्लोरल नहीं होगा, लेकिन DDT की अगर बात करेंगे तो DDT क्या होता है, कीटनाशक होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी कीटनाशक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मैं इस पर करेक्ट मानूंगा कि DDT। ऑप्शन क्या मानेंगे, DDT। लेकिन DDT कीटनाशक है, लेकिन गैमेक्सिन का नहीं है। गैमेक्सिन का जो गैमेक्सिन का अगर हम बात करेंगे, गैमेक्सिन की अगर हम बात करेंगे, कीटनाशक गैमेक्सिन कौन सा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 100% पूरा, कितना, 100%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, स्टार्च के जल अपघटन से C6H8O5 N के N जल अपघटन से, N के जल अपघटन से क्या बनता है, सही है, तो बनता है माल्टोज, सही है। C12H22O11 का होल N क्या बनता है, माल्टोज, क्या बनता है, माल्टोज। स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा माल्टोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन 49 में, जब एथेनॉल को HI तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं, जब एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH को HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ले लें इसके के साथ, क्या करते हैं हम, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्रोडक्ट आ जाएगा, O पकड़ेगा H को तो बन जाएगा H2O, ठीक है। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, साथ में I2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, I2, और है रह जाएगा प्लस CH3 ये वाला इसके पास ले जाओ, तो है रह जाएगा CH3, ठीक है। क्या रह जाएगा, CH3, तो हम बोलेंगे C2H6 जिसका नाम होता है एथेन। क्या नाम होता है, एथेन। एथेनॉल का लाल फास्फोरस, एथेनॉल का HI तथा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करके तो क्या बनता है, तो बनता है एथेन। क्या बनता है, एथेन। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एथेन, ठीक है। निम्न में से पिगरी कमल की अगर हम बात करेंगे, पिगरी कमल की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल के साथ, फिनोल का साथ, ये फिनोल हो गया, इधर भी NO2 ग्रुप लगेगा और है भी NO2 ग्रुप लगेगा, और यहाँ भी NO2 ग्रुप लगेगा। नाम अगर हम गिनती बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये फार्मूला किसका, इस फार्मूले बात करेंगे, किसका फार्मूला, ये फार्मूला है पिगरी कमल का। तो पिगरी अमल का IUPAC नाम क्या होता है, ये कह रहा है पिगरी कमल का IUPAC नाम क्या होता है। तो पिगरी कमल का IUPAC नाम की अगर हम बात करेंगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ऑप्शन हो जाएगा C वाला सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। अर्धसेल का इलेक्ट्रोड बिहेवियर निर्भर करता है, अर्धसेल का इलेक्ट्रोड बिहेवियर निर्भर करता है, पीछे ही पढ़ाया था मैंने, और फिर क्वेश्चन आ गया है। अर्धसेल का इलेक्ट्रोड बिहेवियर निर्भर करता है धातु की प्रगति पर, विलयन के धातु आयन की सांद्रता पर, ताप पर, इन सभी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न अभिक्रियाओं का नाम है, निम्न अभिक्रिया का नाम है। देखो, जब सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ करेंगे तो डाई एथिल ईथर बनता है, जिसको विलियमसन्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, विलियमसन्स अभिक्रिया, यहाँ पे लिख रखा है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 52 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको 50+, इसमें से कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% बोर्ड में आएंगे।